बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुई एक हिंदू लड़के की हत्या के बाद वहां सियासी बवाल शुरू हो गया। चंबा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देने के लिए निकल पड़े। वहां 9 जून को मनोहर नाम के एक लड़के का शव 7 टुकड़ों में मिला था और इस हत्या का आरोप एक मुस्लिम परिवार पर लगा। इस घटना के बाद से ही वहां तनाव बना हुआ है और कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों की अगुवाई के लिए हिमाचल में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर चंबा पहुंच गए। वो वहां अपने साथ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर चंबा के कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहते थे। हालांकि उन्हें रास्ते में रोक लिया गया, जिसके बाद वो वहीं पर बैठ गए और वहां राम कीर्तन करने लगे। जय जय राम, श्री राम, जय राम। आरोप है कि वहां 7 जून को एक हिंदू लड़के को मारकर उसके शरीर के 7 टुकड़े कर दिए गए थे, जिसका इल्जाम उस मुस्लिम परिवार पर लगा जिनकी बेटी के साथ उस लड़के का प्रेम प्रसंग बताया जाता है। इस घटना के बाद चंबा में लोग आग बबूला हो गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने आरोपियों के घर को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चंबा पहुंचने से पहले ही उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई। पुलिस का मानना था कि उनके वहां पहुंचने से तनाव और बढ़ सकता है, लेकिन जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत में चंबा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। एक तरफ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, तो दूसरी तरफ पुलिस के कई जवान। इसके बाद काफी देर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां से आगे जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद जयराम ठाकुर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गए। रास्ता रोकने की इस तरह से आवश्यकता नहीं, हमें जाने दिया जाए। परिवार से मिलकर के हम उनको सांत्वना देने के लिए आए हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वो पीड़ित परिवार की मदद के लिए चंबा पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के इरादे से जानबूझकर चंबा में धारा 144 लागू कर दी, ताकि बीजेपी के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा सके। क्योंकि पुलिस को इस बात का डर है कि इस मामले में जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। एक दिन पहले ही वहां मनोहर हत्याकांड से गुस्से में आग बबूला भीड़ ने आरोपी मुस्लिम परिवार के घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद आरोपी मुस्लिम परिवार के दोनों घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। पुलिस के मुताबिक वहां कई लोग मनोहर हत्याकांड के बाद प्रदर्शन करने के इरादे से इकट्ठा हुए, जिनमें कुछ लोगों ने आगे बढ़कर आरोपियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो घर आग की लपटों में घिरे नजर आए। पुलिस के मुताबिक वहां हालात बेकाबू होने के बाद पूरे चंबा में धारा 144 लगा दी गई। साथ ही चंबा की तरफ आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई। लेकिन ये मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि अब इसमें एनआईए जांच की मांग भी उठने लगी। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उनमें 2 लोगों को छोड़ दिया गया और हिरासत में लिए गए ये 5 लोग एक ही परिवार के थे, जिसके बाद चंबा में बवाल मच गया। जानकारी के मुताबिक मनोहर 7 जून से लापता थे, जिसकी शिकायत उनके घर वालों ने पुलिस थाने में कराई थी। आरोप है कि मनोहर का चंबा की ही एक मुस्लिम समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद उस लड़की के घर वालों ने मनोहर को बात करने के बहाने से बुलाया और उसे धारदार हथियार से मार डाला। आरोप है कि उन लोगों ने मनोहर के शव के 7 टुकड़े किए, बोरे में भरकर पास में ही मौजूद नाले में पत्थर के नीचे दबा दिए, जो 2 दिन बाद यानी 9 जून को बरामद किए गए। और इस खबर के सामने आते ही चंबा में हालात बिगड़ गए, क्योंकि मनोहर की हत्या का आरोप एक मुस्लिम परिवार पर लगा, जिससे वहां 2 समुदायों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। यही वजह रही कि इस मामले में एनआईए जांच की मांग भी की जाने लगी। लेकिन चंबा में बढ़ते तनाव और एनआईए जांच की मांग को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले को राजनीतिक रंग न देने की अपील भी की, क्योंकि इस घटना की वजह से चंबा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। मनोहर के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में जल्दबाजी करते हुए 2 लोगों को छोड़ दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मनोहर के परिवार वालों और प्रदर्शन कर रहे लोगों को इस मामले में कड़ा एक्शन लेने का भरोसा दिया। गलती करने वाले जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये अपील भी की कि इस मामले में राजनीति न की जाए, क्योंकि चंबा में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। और यही नहीं, बीजेपी ने इस हत्याकांड में आतंकी साजिश होने का शक भी जता दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनोहर की हत्या के आरोपियों को आतंकी संगठनों से जुड़े होने का दावा किया और यह आशंका जताई कि आरोपी मुस्लिम परिवार ने किसी आतंकी संगठन के इशारे पर ही मनोहर को मौत के घाट उतारा। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने नोटबंदी के दौरान करीब 95 लाख रुपए के नोट बदले थे, जबकि वो भेड़ चराने का काम करता है। यही वजह है कि उन्होंने इस मामले में टेरर एंगल होने की आशंका जताई। मैं समझता हूँ ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट, वो भी जांच का विषय है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि 1998 में चंबा में हुए एक आतंकी हमले के दौरान भी इस परिवार के लोगों से घटना के तार जुड़े थे, तब भी उनके आतंकियों के संपर्क में होने की बात सामने आई थी। यही वजह रही कि जयराम ठाकुर ने इस मामले में टेरर एंगल का शक जताते हुए एनआईए से इसकी जांच कराने की मांग की। उधर सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज अपना नाम बिगाड़े जाने से नाराज हो गया। खबर है कि वो गाजियाबाद पुलिस पर इसलिए भड़क गया क्योंकि ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसका सही नाम न लेकर बद्दो नाम बता दिया। पुलिस ने शाहनवाज का जो बद्दो नाम बताया वो यूपी का एक नामी गैंगस्टर है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले कई सालों से फरार चल रहा है। यही नहीं, बदन सिंह बद्दो नाम के उस वांटेड गैंगस्टर पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज पुलिस पर भड़क गया।
क्योंकि उसने गेमिंग ऐप पर बैडो नाम से प्रोफाइल बनाई थी, जिसे यूपी पुलिस ने बदलकर बद्दो नाम दे दिया। शाहनवाज ने पुलिस को ये बताया कि उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के लिए बैडो नाम रखा था, लेकिन यूपी पुलिस ने उसका नाम बिगाड़ दिया, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने जब गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में केस दर्ज किया था तब उसने एफआईआर में बैडो के बजाय बद्दो नाम लिख दिया और तभी से वो यूपी के नामी गैंगस्टर बद्दो से मिलते जुलते नाम से पुकारा जाने लगा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में आरोपी शाहनवाज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ने वाला था। खबर है कि जांच में पुलिस को शाहनवाज के पास से कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शाहनवाज आईएसआई से जुड़ने की फिराक में था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिगों को बरगलाने का आरोपी शाहनवाज न सिर्फ पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि उसके मोबाइल पर पाकिस्तान से जुड़े ईमेल अकाउंट भी थे। यही नहीं, खबर है कि उसके पास से पाकिस्तान की लाहौर पुलिस का एक आईडी कार्ड भी बरामद हुआ। इन सभी कड़ियों को जोड़कर पुलिस को शक है कि वो पाकिस्तान के कई लोगों से बातचीत कर रहा था। जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या शाहनवाज आईएसआई के किसी नेटवर्क के संपर्क में तो नहीं था। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि गाजियाबाद में नाबालिग लड़कों को बरगलाने का आरोपी शाहनवाज पाकिस्तान का फर्जी पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहा था। खबर है कि जांच में पुलिस को इस बात के कई सबूत मिले कि शाहनवाज पाकिस्तान भागने की फिराक में था, ताकि वो गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में पुलिस के हत्थे न चढ़ सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शाहनवाज के पास से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक छात्र की मार्कशीट मिली। पुलिस को शक है कि वो इस मार्कशीट के जरिए पाकिस्तान का फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला था। खबर है कि शाहनवाज इस काम के लिए पाकिस्तान में कई लोगों के संपर्क में था। हालांकि पुलिस सूत्र बताते हैं कि इस मार्कशीट पर शाहनवाज ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जांच एजेंसियां उससे ये पता लगाने में जुटी हैं कि फर्जी पासपोर्ट को बनवाने में कौन कौन उसके मददगार थे और इसका मकसद क्या था। उधर रूस से करीब 16 महीनों से जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना ने कीव पर रूस के किंजल मिसाइलों के हमलों को नाकाम करने का दावा कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ 12 मिसाइलें दागी ताकि कीव के लोगों में खौफ पैदा किया जा सके, लेकिन यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इससे पहले कि रूस की मिसाइलें कीव में तबाही मचा पाती, उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाने पर लेते हुए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन यूक्रेन की सेना के मुताबिक उसने रूस की किंजल मिसाइलों के हमलों को भी नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने 6 कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ साथ 2 टोही ड्रोन को भी ढेर करने की बात कही। इस बीच यूक्रेन जंग खत्म करवाने के मकसद से कीव पहुंचे अफ्रीकी देशों के एक प्रतिनिधिमंडल का वहां धमाकों से स्वागत किया गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधिमंडल जैसे ही कीव पहुंचा, वहां तेज धमाके हुए, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया और लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए गए ताकि रूस के हमलों से बचा जा सके। लेकिन अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडल के कीव पहुंचते ही वहां हुए धमाकों से लोग सन्न रह गए, क्योंकि वो यूक्रेन जंग को खत्म करवाने के मकसद से रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का रास्ता खोलने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अफ्रीकी देश सेनेगल, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और दूसरे कई देशों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कीव पहुंचा था। और तो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी कीव में मौजूद थे। हालांकि कीव में हुए धमाकों में कितना नुकसान हुआ इसका पता नहीं चल सका। अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधिमंडल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शांति के मुद्दे पर बातचीत से पहले कीव पहुंचा था, लेकिन हवाई हमलों के बीच ही उसे कीव का दौरा करना पड़ गया। उधर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे रूस के सैनिकों को बोनस देने का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये बोनस सिर्फ रूस के उन्हीं सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने जंग के मैदान में पश्चिमी देशों के टैंकों को नष्ट किया, क्योंकि यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध को करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, जिसमें इन्हीं पश्चिमी देशों के टैंकों की मदद से यूक्रेन ने रूस को कई बार झटका दिया और पुतिन के युद्ध जीतने के ख्वाब पर पानी फेर दिया। इसीलिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी टैंकों को तबाह करने वाले सैनिकों को बोनस देने का ऐलान किया और इसके तहत 16 महीने में 10,000 से ज्यादा रूस के सैनिकों को बोनस मिला। वहीं रूस के रक्षा मंत्री ने युद्ध के दौरान पश्चिमी टैंक नष्ट करने वाले सैनिकों को हीरो गोल्ड स्टार अवार्ड भी दिया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर खैरसोन में भीषण हमला बोल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। खैरसोन यूक्रेन का वही प्रांत है जहां पिछले साल रेफरेंडम करवाकर पुतिन उसे रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं और पिछले हफ्ते वहां नीप्रो नदी पर बने नोवा कखोवका बांध के तबाह होने के बाद वैसे ही हालात काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि इसके बावजूद रूस हमले करने से बाज नहीं आ रहा और उसने रात के अंधेरे में फिर खैरसोन पर गोले बरसा दिए, जिसमें 2 लोग मारे गए। खैरसोन पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन की सेना ने वहां तगड़ा पलटवार किया था और वहां के काफी इलाकों से रूस को खदेड़ दिया था। खैरसोन यूक्रेन का वही प्रांत है जहां पिछले साल रेफरेंडम करवाकर पुतिन उसे रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना खैरसोन को वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है।